Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. Welcome dear students. रीट मैथमेटिक्स क्लास में मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली जो क्लास हुई जिसमें अपन ज्यामिति में अपना टॉपिक चल रहा था रेखाएं एवं कोण, उसमें जो क्लास हुई उसमें रेखाओं और कोणों के बारे में हमने काफी कुछ हद तक अध्ययन किया था। तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इन क्वेश्चंस को अपन हल करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस पे दिया हुआ है कि AB और CD दो रेखाएं हैं, आपको कोण ज्ञात करना है MON। इसमें शर्त यह है कि जो AB है वो CD के समांतर है, AB है वो CD के समांतर है। तो इसमें कोण MON, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो O बिंदु है इस O बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा अपन और खींच देंगे। वो रेखा इस AB और CD दोनों की क्या होगी, समांतर। तो ये हमने एक रेखा और खींच दी। अब ये रेखा AB के भी समांतर है और ये रेखा CD के भी समांतर है। अब देखिए, इसमें अपने को जो दिया हुआ क्या है, कोण MON का मान इसमें पूछा है। तो इसमें MON कोण अपने को निकालना है। तो इसमें अपने को दिया हुआ है कोण AMO, ये दिया हुआ है अपने को 125 डिग्री, जबकि कोण ये दिया हुआ है अपने को OND, ये अपने को दिया हुआ है 35 डिग्री। अब अपने को MON का मान निकालना है। तो मैंने बताया जैसा कि आपको कि एक समांतर रेखा हमने खींच ली। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 125 डिग्री का कोण है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जब ये समांतर रेखा जो हमने खींची वो AB के भी है, तो ये दोनों समांतर है। तो OM क्या हो गई, तिर्यक रेखा। OM क्या हो गई, तिर्यक रेखा। OM तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोनों समांतर रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं में ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 125 है, तो ये हो जाएगा 125 में 180 में से 125 घटाएं तो कितना होता है, कितना होगा, 180 में से 125 घटाएं तो ये हो जाएगा अपना 55। कितना हो जाएगा, 55। तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ये 55 आ गया। चलो अब देखिए, ये जो हमने नई रेखा की चीज को चलो नाम दे देते हैं PQ। तो AB समांतर PQ और OM तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। तो 125 दिया हुआ था, 180 में घटाया तो ये आ गया 55। अब PQ और CD भी क्या है, समांतर है। PQ और CD भी समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं को ये अब की बार तिर्यक रेखा क्या मान लेंगे, ON। ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये देखो Z की शेप में जो कोण बन रहा है, ये देखो जैसे मेरे अंगुली की तरफ ये इस प्रकार से जो Z की शेप में एंगल बन रहा है, ये वाला, तो ये एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 35 है तो ये भी 35। अब देखिए, इसने पूछा है कोण MON। तो कोण MON है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण मिलकर के ये वाला कोण MOP और ये MOP और PON, ये दोनों मिलकर के ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे, MON के। यानी 55 प्लस 35 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर MON कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन में 90 डिग्री को अपन टिक कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको उस समय बताया था जब ये टॉपिक में पढ़ा रहा था आपको। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखिए अपने को क्या करना है, इस C बिंदु से अपने को एक रेखा ड्रॉ करनी है। इसको भी चलो अपन नाम दे देते हैं PQ। ये हमने रेखा ड्रॉ कर दी और इसने AB और DE पहले से क्या दी है, समांतर दी है। तो ये भी क्या होगी, ये पूरी PQ,
ये पूरी पी क्यू ए बी के भी समांतर होगी। इसने पहले से दिया हुआ है कि ए बी और समांतर है डी के। ए बी और डी पहले समांतर कैसे, इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे और फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो इसने क्या कहा है, ये दोनों समांतर, ये हमने मन से समांतर रेखा खींच ली। अब देखिए ए बी डी के तो है ही, उसको तो छोड़ो। अब ये जो समांतर रेखा खींचिए पी क्यू, ये यहां से इसका इतना हिस्सा देखें तो ये ए बी के समांतर है, और इस पी क्यू का जो ये मतलब पीसी हिस्सा देखे तो ए बी के समांतर है, और सी क्यू हिस्सा देखे तो डी के समांतर है। तो ए बी समांतर पीसी से देखे अपन, तो तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये हो गया 80 डिग्री। अब देखिए अपन डी समांतर सी क्यू, इन दोनों को समांतर देखें तो डी सी क्या होगी, तिर्यक रेखा, और ये तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंतर कोणों का योग 180, ये 120 का है तो ये 60। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा जो कोण है जो कि पी क्यू रेखा सरल रेखा पे बन रहा है, कोण पी सी क्यू। अगर कोण पी सी क्यू की बात करें तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सरल कोण है। अब अपन देखें इसमें तो ये कोण कितने का है, ये जो पी सी क्यू कोण है ये 3 भागों में बटा हुआ है, ये कोण और ये कोण। तो क्या हो जाएगा, पी सी क्यू बटा हुआ है 80 प्लस एक्स प्लस 60 बराबर 180। तो x प्लस 80 60 को जोड़े तो 140 बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, x बराबर कितना आ गया, 40। ये देखो हल कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी बिल्कुल सिंपल सा है। 100 ये 80 हो गया, 120 60, 80 60 140, तीनों का योग 180, क्योंकि सरल कोण है। ये लो 180 में 140 कितना आ गया, 40 डिग्री, बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखिए, अब अपने को दिया हुआ है क्या, यदि दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी ओ बिंदु पर काटती है, ये मान लीजिए ए बी है और ये मान लीजिए सी डी है और ये ओ पर काटती है। यदि दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी ओ पर काटती है तथा कोण एओसी बराबर 50 एओसी, ये कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो डीओसी इसका मान अपने को बताना है। तो आपको बताया था मैंने, ए बी एक रेखा है, आप ओडी को छोड़ दो, एक बार ओडी को छोड़ दीजिए, ओसी उस पे किरण है। तो एक रेखा के ऊपर इस प्रकार से कोई किरण हो तो उसके दोनों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर एंगल। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180, यानी स्थिति क्या होगी, कोण एओसी प्लस कोण बीओसी बराबर 180, और कारण क्या बताएंगे, रेखिक कोण युग्म। ये रेखिक कोण युग्म हो जाएगा। एओसी का मान 50, बीओसी का ज्ञात करना है, बराबर 180। आपको पता है बीओसी कैसे आएगा, बीओसी आएगा 180 में से कितना घटा देंगे, 50, तो बीओसी बराबर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो ऑप्शन में 130 डिग्री को अपन टिक कर देंगे, बिल्कुल सरल सा है। ये देखो 50, इन दोनों का 180 में 50 के 130, मात्र 2 सेकंड में आने होने वाला ये प्रश्न है, बहुत ही सीधा और सरल ट्रिक है। 120 को उठाओ और ये आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है अपने को ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, ए बी है वो सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। तो और साथ ही कहा है कि y और z में अनुपात है 3:7 का, y और z में अनुपात कितना है, 3:7 का। तो ये कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे शानदार बात, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये y डिग्री है तो ये भी कितना होगा, y डिग्री होगा। कारण क्योंकि डमरू की तरह बताया था आपको कि इस प्रकार डमरू की तरह एंगल हो तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, जिनको बोलते हैं अपोजिट वर्टिकली एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो उस हिसाब से ये y है तो ये भी y। अब देखिए आप AB को तो छोड़िए, CD भी तो CD और EF भी तो आपस में समांतर है, AB CD के CD EF के, CD और EF समांतर है। तो ये देखो तिर्यक रेखा, ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी अपने को क्या मिल गया, अपने को कंडीशन मिल गई कि y और z का योग कितना होगा, 180।
तो इसको देखो अपन हल करते हैं। अपने को कंडीशन मिल गई कि y और z का योग कितना होगा 180 तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतःकोणों का योग। बताया था आपको कि तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन आ गई y प्लस z बराबर 180, ये अपने को पता चल चुका है। अब देखिए y और z में अनुपात कितना दिया है 3 और 7 का। y और z में अनुपात कितना है 3 और 7 का। तो मैंने आपको बताया था वहां पर, याद हो तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 3 और 7 के आगे कोई भी एक ऐसा चर लगा देना है जो मतलब y और z नहीं लगा सकते और बाकी चाहे कुछ भी लगा दो। तो अपन क्या करते हैं, x भी नहीं लगाएंगे, y z दिया हुआ है, x पूछा है, x y z में से नहीं लगाएंगे, अलग ही लगा लेते हैं। मान लीजिए k लगा देते हैं, तो 3k प्लस 7k, y का मान तो क्या हो जाएगा, y देखो अनुपात से पहले y 3, तो इसका तो हो गया 3k प्लस ऐसे कैसे z अनुपात के बाद में z कितना है अनुपात 7, 7k लगा दिया बराबर 180। ये हो जाएगा 10k बराबर 180 और k बराबर 180, 10 गुना में बराबर कितना आएगा, तो बाद में कितना आ गया 18। किसका मान पूछा इसने, x का। तो देखिए सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, इधर अपन देखें तो x और y का योग भी कितना है 180 है, x और y का योग भी कितना है 180 है। तो दो तरीके अपने पास, पहले अपन भाई ये भी AB और CD भी क्या है समांतर, तो ये भी तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो इनका योग भी कितना होगा 180। तो अपन क्या करते हैं, पहले y का मान निकाल लेते हैं। y के लिए अनुपात कितना है 3k बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना k का मान, k का मान अभी निकाला है 0 से 0 सॉरी ये 18 डिग्री है 18, तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो अब x प्लस y बराबर कितना हो गया 180, वही जो यहाँ पे नियम लगा था, तिर्यक रेखा के एक की ओर AB और CD समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो x प्लस y 180। अब x प्लस y का मान कितना है 54 बराबर 180। अब x का मान निकालें तो 180 में से क्या घटा देंगे 54, तो बराबर कितना आ जाएगा 126। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत जटिल है, बड़ा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए आप, y और z में अनुपात दिया तो इसको यहीं पे मान लो 3 के 7 के 10 के, और इन दोनों का योग तिर्यक रेखा के 180, तो 10 का वर्ग 180 में कितना आएगा 18। अब 18 अनुपात से गुणा लो, 18 की 54 तो हो गया भाई, और 18 संते 126 हो गया z। तो अपने को फिर क्या करना है, x और y का योग 180। तो अब अपने को यहाँ पर x का मान तो है नहीं अपने पास, पहले हमने y और z के हिसाब से अनुपात दिया हुआ था, तो अपने पास y का मान निकाल सकते हैं, z का निकाल सकते हैं। y का हो गया 18 × 54, z का हो गया 18 संते 126। लेकिन यहाँ पर देखें तो x और y आ रहा है, तो z का यहाँ पर कोई योगदान नहीं, तो अपन लेकिन इनमें से कॉमन जो चीज है वो कौन सी है y, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y का 18 × 54, y के अनुपात 3 है, तो 18 × 54। अब देखो इन दोनों का योग 180, तो 180 में से 54 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 126। बड़ा ही सिंपल है। इसका एक तरीका ये भी था, आप देखिए ध्यान से, तो आप डायरेक्ट AB और CD आपस में समांतर है, CD EF के, तो AB और EF भी तो आपस में समांतर हुई, AB और EF भी आपस में समांतर हुई, तो इसका सीधा हम ये भी कर सकते थे, ये इस प्रकार से ये क्या हो जाता, ये देखो ऐसे Z क्या करती में ये वाला, तो ये और ये एक अंतःकोण, तो x का पता नहीं, लेकिन z का यहाँ से निकाले थे 18 से 126, तो जो z है वही x है, तो x का 126 ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये थे अपने कुछ रेखाएं और कोण पर आधारित कुछ सरल क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है ज्यामिति में, वो है अपना ट्राइंगल त्रिभुज, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए आज अपन चर्चा करते हैं त्रिभुज की। तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा अपना ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। ये नया टॉपिक आज अपन स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं अपन ज्यामिति, और ज्यामिति में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन त्रिभुज, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइंगल। देखिए नॉर्मल जो बातें हैं वो सबको पता है, क्योंकि सबने थोड़ा बहुत मैथ सबने पढ़ा है। त्रिभुज, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजाएं, ऐसी ज्यामितीय आकृति,
ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें 3 साइड हो, 3 भुजाएं हो, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, या फिर ये कहें कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब देखो बात आती है कि त्रिभुज का निर्माण क्या हर स्थिति में संभव होता है? तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको कहता हूं कि ये AB है, AB का मान है 1, ये BC है, BC का मान है 2। ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूं AB का मान है 1 और BC का मान है 2 और AC का मान है 3। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं AB का मान है 1, BC का मान है 2 और AC का मान है 3। कह सकते हैं क्या? तो देखिए AB 1 BC 2, AB और BC को मिलाएं तभी तो AC बनेगी। यानी कंडीशन क्या है? कंडीशन कौन सी आ रही है? AC बराबर AB प्लस BC। कौन सी कंडीशन आ रही है? AC इक्वल AB प्लस BC। देख लो AC का 3 दे रखा है, AB का 1, BC का 2, तो 3 बराबर 3। ये कंडीशन अपने पास आ रही है। तो इसमें आपको जो मेन बात है वो क्या ध्यान देनी है कि जब एक भुजा का मान बाकी 2 भुजाओं के योग के बराबर आ जाए। ध्यान से सुननी है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब एक भुजा का मान बाकी 2 भुजाओं के योग के बराबर आ जाए तो उस स्थिति में तीनों बिंदु एक ही रेखा पर प्रेजेंट होते हैं। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित होते हैं। और उस स्थिति में जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हो तो उस स्थिति को अपन बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कंडीशन, यानी संरेखीय बिंदुओं की स्थिति। अब आपको ये संरेखीय बिंदु क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर उपस्थित हो तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? संरेखीय स्थिति। यानी जैसे देखो ये कोई रेखा है, पहला बिंदु इसी पर है, या ऐसे देख लो ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है। तीनों बिंदुओं को देखिए, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो इनको अपन क्या कह सकते हैं कि ये संरेखीय हैं। तो संरेखीय की दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब 2 भुजाओं का योग या 2 बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग 30 की दूरी के बराबर हो तो उस स्थिति में ABC तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? 3 दूरियां कब बनेगी? देखो पॉइंट तो ABC 3 ही है, 1 ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, 3 पॉइंट है। लेकिन दूरी देखो AB BC और कंप्लीट AC, यानी अगर 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी की क्या हो? बराबर हो। ऐसे कंडीशन में कौन सी स्थिति होती है? संरेखीय स्थिति होती है। यानी वो बिंदु कैसे होते हैं? संरेखीय बिंदु होते हैं। संरेखीय बिंदु जिनको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और संरेखीय बिंदु जब होते हैं उनका मतलब होता है 3 बिंदु एक ही रेखा पर, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है। और जब बिंदु एक ही रेखा पर हो तो क्या बता सकते हैं कि त्रिभुज बन सकता है? देखिए जैसे मैंने त्रिभुज का चित्र बनाया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 बिंदु और ये तीसरा बिंदु, क्या ये एक ही रेखा पर है? नहीं, ये एक रेखा पर नहीं है। तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेता हूं। देखो कंसेप्ट देता हूं पहले आपको, जो प्रतिबंध है कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखो आप, मेन जो है वो चीज देखिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है एक त्रिभुज का अस्तित्व है, एक त्रिभुज का अस्तित्व तभी संभव है। एक त्रिभुज का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें उपस्थित किन्हीं भी 2
भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो। देखिए ये बिल्कुल ये कंसेप्ट है त्रिभुज का, कि त्रिभुज का एक त्रिभुज का अस्तित्व तभी संभव है, अस्तित्व से अभिप्राय मेरा यह है कि उस त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है। तो एक त्रिभुज का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें उपस्थित किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है, तो एक त्रिभुज का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें उपस्थित किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको बताना है कि क्या ये संभव है क्या। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2 3। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में ये मैंने एक कंडीशन ली है, उसमें तीन भुजाओं का मान है 1 2 3। आपको ये बताना है कि त्रिभुज संभव है या नहीं। चलो मैं पहले सारे एग्जांपल लेता हूं। एक मैंने ले लिया 1 2 3, एक मैं ले लेता हूं 6 8 10, एक मैं ले लेता हूं 2 5 10, एक मैंने ले लिया 2 5 10, और डी इसमें मैं लिख देता हूं कि नन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये बताना है इनमें से कि निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। निम्न में से कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें त्रिभुज का निर्माण संभव है, त्रिभुज का अस्तित्व संभव है। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं अपने कंसेप्ट के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले पहली स्थिति, तो पहली स्थिति में अपन देखें तो चलो ले लेते हैं 1 और 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, लेकिन तीसरी भुजा क्या है 3 है। क्या इन दो भुजाओं का योग इसके तीसरी भुजा से बड़ा है? नहीं, तीसरी भुजा की क्या गया बराबर। चलो अब दूसरी भुजा ले लो, 2 और 3 5, बच गया कौन 1, क्या बड़ा है 2 और 3, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा 1 है, क्या उससे बड़ा है? नहीं है। फिर देखिए अपन ले लेते हैं 1 और 3 4, तो क्या 4 2 से बड़ा है? नहीं। तो यहां पर इस स्थिति में ट्रायंगल का निर्माण संभव नहीं है। चलिए फिर अपन लेते हैं ये वाला 6 8 10, ये वाला लेते हैं। इसमें अपन देखें तो दो भुजाओं का योग, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए अपन लेते हैं 6 और 8 14, स्टार्टिंग की दो भुजाएं लेते हैं 6 और 8 14, दो भुजाओं का योग कितना हो गया 14। तीसरी भुजा क्या है 10, तो क्या 10 से 14 बड़ा है? बिल्कुल 10 से 14 बड़ा है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी कि 10 से बड़ा है। अब देखिए 6 और 8 ले लिया हमने, 6 को जोड़ दो, अब लेते हैं अपन 8 और 10, कितना हो गया 18, तो क्या 18 6 से बड़ा है? बिल्कुल 18 6 से बड़ा है। यही स्थिति बनती है। 6 और 8 ले लिया, 8 और 10 ले लिया, अब लेते हैं अपन 6 और 10, कितने हो गए 16, जो कि 8 से क्या है बड़े, या तीसरी भुजा कौन सी बची 8, उससे क्या है बड़े, यानी इस स्थिति में ट्रायंगल का निर्माण संभव है। तीसरी स्थिति और देख लो, इसमें देखो 2 और 5 7, 2 और 5 7, तो 7 आ गया टोटल, तो क्या 7 10 से बड़ा है? नहीं है। चलो एक स्थिति फेल होगी। अब देखो 5 और 10 15, 5 और 10 15, ये टोटल क्या 2 से बड़ा है? यानी दो भुजाओं का जो टोटल है, ये क्या कह रहा हूं मैं कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो बड़ा। जैसे इसमें 8 और 10 18, तो 6 से बड़ा था, 6 और 8 14 10 से बड़ा था, 6 10 16 8 से बड़ा था, तो 2 और 5 7 10 से बड़ा नहीं है। फिर हमने 5 और 10 लिया 15, 2 से बड़ा नहीं है। अब ले लेते हैं 2 और 10 12, 5 से बड़ा नहीं है, यानी इस स्थिति में भी ट्रायंगल संभव नहीं है। इसका तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्थिति है वही एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां पे त्रिभुज का निर्माण संभव है। इसके बाद में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकारों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो देखिए इस कड़ी में अपन सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज में जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार।
तो देखिए त्रिभुजों के प्रकार में देखें तो सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। अपन इसको नाम देते हैं जैसे ये ए, ये बी और ये सी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की क्या स्थिति होती है। समबाहु त्रिभुज में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही बातें हैं। पहली बात यह है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। ध्यान से सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी एक तरह से कहें कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इसके बाद में दोस्तों अपन चर्चा करें कि समबाहु त्रिभुज के कोण की। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी क्या होता है, समान होता है। समबाहु त्रिभुज में जो दो मुख्य बातें हैं उनमें पहली बात क्या हमने चर्चा की, तो इसमें पहली बात क्या है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा, या ये कहें सीधा लिख दिया अपन, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरे बिंदु की बात करें अपन तो क्या है, सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये तो बात है ये। अब एक चीज ये कि त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो भुजा के आधार पर हो, चाहे वह किस आधार पे हो, चाहे वह कोणों के आधार पर हो, त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। त्रिभुज के, ये देखो ये अलग से बिंदु है, अलग से आपको इसको लिखना है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए आपको ध्यान में रखना है क्या, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए प्रत्येक कोण बराबर कब होगा, जब समबाहु त्रिभुज की बात करें तो प्रत्येक कोण बराबर कब होगा। प्रत्येक कोण बराबर तभी हो सकता है जब 180 में अपन क्या दे, 3 का भाग। तो देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 180/3 बराबर 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज की कंडीशन थी। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, त्रिभुज की कोई भी भुजा हो, जैसे ये ए शीर्ष है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी, तो उसको अपन स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। कैपिटल बी जो शीर्ष है उसके सामने कौन सी भुजा है, ए सी, इसको स्मॉल बी से, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर बात करें अपन स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए की बात कर रहे हैं तो स्मॉल ए का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ए के सामने की भुजा कौन सी है, बी सी, तो स्मॉल ए का मतलब कौन सा हो गया, बी सी। और फिर बात करें स्मॉल बी की तो उसका मतलब हो गया ए सी। बात करें स्मॉल सी की तो उसका मतलब हो गया ए बी। इस प्रकार से अपन त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमने क्या देखा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के यहाँ पे जोड़ सकते हैं अपन तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का समान होता है। तो 3 कोण होते हैं तो 180 को 3 से डिवाइड करके प्रत्येक कोण का मान निकाल लिया हमने 60 डिग्री। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो आता है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। बात करते हैं अपन किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। तो देखिए
समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, इस प्रकार से होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये तो स्मॉल ए हो गई, ये स्मॉल बी हो गई, ये स्मॉल सी हो गई। इसकी बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज अपन पढ़ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो जैसा कि इसके नाम से अपन देखें तो सम यानी समान, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समान दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो अपन इसका पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला इसका गुण है वो क्या है? पहली इसकी विशेषता क्या है? इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी पहली विशेषता में कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके बाद में अपन देखें तो इसकी अगली विशेषता देखें अपन कोण के आधार पर, तो जो दो भुजाएं बराबर होती है, जो दो भुजाएं बराबर दी हुई है, तो इसमें ये भुजा और इस भुजा को अपन क्या मान लेते हैं? बराबर। यह भुजा और यह भुजा अपन बराबर मान लेते हैं। तो इन बराबर भुजाओं के द्वारा जो कोण निर्मित होते हैं वो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनमें देखो ये कोण कौन से होंगे? तो उनमें होंगे कोण बी व कोण सी, कोण बी होगा और कोण सी होगा। तो देखिए यहां पे लिखूंगा मैं बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के द्वारा, बराबर भुजाओं के द्वारा बने कोण, बराबर भुजाओं के द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाएं ए बी है और ए सी है, तो ए बी कोण बनाती है कोण बी और ए सी कोण बनाती है कोण सी, यानी कोण बी और कोण सी क्या होगा? बराबर होगा। और ये बात यहां भी लागू होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भुजा के आधार पर वही स्मॉल ए का मतलब बीसी, स्मॉल बी का मतलब एसी और स्मॉल सी का मतलब ए बी होगा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज देखो क्या होता है, तो देखिए बात करते हैं अपन विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से पता चल रहा है विषम, एक तो होता है सम, एक होता है विषम। सम यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और विषम का मतलब विषम बाहु कोई काउंटिंग नहीं है, भी समद्वि बाहु जिसमें दो भुजाएं समान हो। सम बाहु कोई काउंट नहीं है, द्वि दो है, तीन है, एक है, कुछ नहीं, तो वहां पर सभी भुजाएं समान हो। लेकिन विषम बाहु इसमें भी कोई दो वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधा क्या होगा? विषम बाहु सभी जिसमें काउंट नहीं हो, भुजा का नाम द्वि त्रि ऐसा नहीं हो, तो वो सभी भुजाओं के लिए होता है। तो विषम बाहु का मतलब क्या हो गया? जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, यानी इसकी जो पहला इसकी विशेषता है, पहली विशेषता वो क्या होगी? इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, अर्थात असमान होती है, अर्थात असमान होती है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो, असमान हो, यानी स्थिति इस प्रकार से होती है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो। और इसमें भी क्या होगा? ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, तो इसमें भी क्या होता है? तीनों भुजाएं क्या होती है? इसकी भी तीनों भुजाएं, सॉरी, इसकी तीनों भुजाएं असमान
होती है। और इसके भी तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी जो विशेषता है वो सभी ट्राइंगल्स के लिए है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। खैर ये बात तो सबके लिए सेम है कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भुजाओं को बता ही दिया, स्मॉल a का मतलब BC हो जाएगा, स्मॉल b का मतलब AC हो जाएगा, स्मॉल c का मतलब AB हो जाएगा। इसके बाद में ये तो थी क्या, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने कौन कौन से त्रिभुज पढ़े? सबसे पहले भुजाओं के आधार पर हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मींस जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समान हो, यानी प्रत्येक कोण समान मतलब 60 डिग्री की, क्योंकि तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है। 180 से बाहर जा नहीं सकते, नहीं कम रख सकते हैं, यानी 179 भी नहीं हो सकता तो 181 भी नहीं हो सकता। तो तीनों कोण समान होंगे तो प्रत्येक कोण कितना आएगा? 60 डिग्री का आएगा। इसके बाद में हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता थी? जिसकी दो भुजाएं समान हो और जो समान भुजाएं होती हैं उनके द्वारा जो बने एंगल है वो भी क्या हो? समान हो। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या था? विषमबाहु त्रिभुज ये था कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, अलग अलग माप की हो, उसको क्या बोलते हैं? असमान भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों अंतः कोणों का योग इसका भी 180 डिग्री होता है। अब हम पढ़ते हैं कोणों के आधार पर। कि कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो कोणों के आधार पर अपन चर्चा करें तो कोणों के आधार पर जो सबसे पहला अपना आता है वो आता है न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले कौन सा आएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर बात करें तो सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। देखो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या है? देखिए ये कोई न्यून कोण त्रिभुज है, ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा? ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। तो क्या होता है इसमें? पहली विशेषता इसकी ये होता है ऐसा इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो इस त्रिभुज की पहली विशेषता क्या है? इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, यानी तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। भुजाओं में वही स्मॉल a BC हो गया, स्मॉल c AB हो गया, स्मॉल b AC हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? किसे कहते हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? पहली एक विशेषता इसकी, इस त्रिभुज में एक कोण समकोण। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। यह इस प्रकार से इसकी आकृति होती है ABC। ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। इसके बाद में बात करते हैं अपन अधिक कोण त्रिभुज। किसकी चर्चा करेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? अधिक कोण त्रिभुज की दोस्तों विशेषता है कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से
अधिक होता है। इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। बनता कैसे ये, तो देखिए इस तरीके से बनता है। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी सी। यहाँ पर बी कोण क्या हो गया, अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है। अब इसमें देखो, सबसे पहले अपन इनमें एक कंपेयरिंग करते हैं, एक तुलना करते हैं, और वो तुलना क्या है देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज की। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के संबंध में एक प्रमेय दी थी, जिसको हम उन्हीं के सम्मान में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस कौन थे, ये महान गणितज्ञ जो यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स, उनके परम शिष्य थे। तो देखिए क्या बताया पाइथागोरस ने कि एक समकोण त्रिभुज में, तो ये जैसे कोण 90 डिग्री का हो गया, एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, क्या बताया उन्होंने कि जो आधार का वर्ग है यानी ए स्क्वायर प्लस जो लंब का वर्ग है यानी सी स्क्वायर, वो इक्वल होता है किसके, कर्ण के वर्ग के। तो पाइथागोरस ने क्या बताया, आधार का जो वर्ग है, आधार का वर्ग यानी स्मॉल ए स्क्वायर और लंब का वर्ग यानी स्मॉल सी स्क्वायर, वो इक्वल होता है किसके, वो होता है कर्ण के। कर्ण मीन्स स्मॉल बी, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए ये संबंध दिया था पाइथागोरस ने कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर। अब ये चीज अगर अपन यहां लागू करें, अगर ये चीज, चलो पहले ऊपर वाले को देखते हैं, अगर ये चीज इसमें अपन यहां लागू करें तो इसमें देखो क्या होगा, अगर ये चीज अपन इसमें अप्लाई करें तो देखिए क्या होता है। तो ये चीज अगर इसमें अप्लाई करें तो ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। तो देखिए, तो इसमें a प्लस सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। और उसके बाद में अपन देखें न्यून कोण त्रिभुज को, तो इसमें भी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये लिख देते हैं बी स्क्वायर। इसमें भी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये लिख देते हैं बी स्क्वायर। अब इसमें अपन देखें तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन बी स्क्वायर। a स्क्वायर और सी स्क्वायर इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा, बी स्क्वायर से बड़ा होगा। इसमें देखें अधिकोण त्रिभुज में, तो यहां पर अपन तुलना करें तो अधिकोण त्रिभुज में देखें तो बड़ी भुजा वही बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोण बी स्क्वायर, ये भुजा बड़ी हो जाएगी। तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, इस भुजा के वर्ग से छोटा होगा। न्यून कोण त्रिभुज में इस भुजा का योग और इस भुजा का योग इस भुजा के योग से, इस भुजा के वर्ग से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इस भुजा के वर्ग का योग इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग का योग, यानी स्मॉल ए जो भुजा है यानी कि बीसी, इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग का जो योग है वो योग इस भुजा के वर्ग के बड़ा होगा। ये कहने का मतलब यह है कि एक भुजा है स्मॉल ए, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये तीन कंडीशन इसमें होती है। इन कंडीशन के आधार पर आप पता भी कर सकते हो कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बताता हूं, आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन 3, 4, 5। और देखिए कोई सा भी एग्जांपल करो, लेनी है आपको बड़ी भुजाई। सबसे पहले किसका चुनाव करोगे, बड़ी भुजा का। तो इन तीनों में बड़ी भुजा कौन सी है, 5। बड़ी भुजा कौन सी है, 5। बाकी दो भुजाओं का वर्गों का योग करो, 3 का स्क्वायर
कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 9 25, 5 का वर्ग 25, यानी कंडीशन ये हो जाएगी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, कितना हो गया 9 प्लस 16 बराबर 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 25, यानी दोनों साइड क्या आ रही है बराबर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो कंडीशन कौन सी बनती है ये वाली, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो कंडीशन ये बनती है। और इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये भुजा युग्म, ये भुजा युग्म किसको दर्शाता है समकोण त्रिभुज को, ये भुजा युग्म किसको दर्शाता है समकोण त्रिभुज को। अगला सीक्वेंस लेते हैं अपन, अगले सीक्वेंस में देखें अपन, तो अपने को अगले सीक्वेंस में फिर से मैं 3 भुजाएं आपके सामने पेश करता हूं, आपको बताना है। तो पहली भुजा ले ली मैंने 4, सेकंड ले ली मैंने 5, तीसरी ले ली 6। अब मेरे को क्या करना है तीनों भुजाओं के वर्गों का योग करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बड़ी भुजा कौन सी इसमें 6, उसको साइड में रखना है, तो बड़ी भुजा को हमने साइड में रख दिया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर अपन देखें तो इन दोनों को अपन टोटल करें, तो टोटल करें तो कितना होगा 25, 25 और 10 35 और 6 41, और ये कितना आ रहा है 36, यानी इनमें बड़ा कौन है ये बड़ा आ रहा है, यानी ये प्लस, तो स्थिति क्या बन जाएगी ये स्थिति अपने पास बन जाएगी, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है तीसरी भुजा के वर्ग से। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है किससे तीसरी भुजा के वर्ग से, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है। इसका मतलब यह सीक्वेंस किसको दर्शाता है, यह सीक्वेंस दर्शाता है न्यून कोण त्रिभुज को, यह सीक्वेंस किसको दर्शाएगा न्यून कोण त्रिभुज को। बात करते हैं अपन अगले सीक्वेंस की, एक सीक्वेंस अपने और लेते हैं, और वो सीक्वेंस अपना 2 5 6, वो सीक्वेंस हमने लिया है 2 5 6। अब देखिए इस सीक्वेंस में बड़ी भुजा 6 है, तो कोई बात नहीं, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, पहले सोल्व कर लो। 4 25 36 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 29, कितना हो गया ये 29, ये 36, तो बड़ा कौन है ये, यानी ये स्थिति आ जाएगी, ये मतलब इस चीज का ओपन माउथ जिधर है वो संख्या बड़ी होती है, क्लोज माउथ जिधर है वो संख्या छोटी। अब यहाँ पे देखें तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है छोटा है, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो छोटा हो, तो वहां पर कौन सा त्रिभुज बनता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए इसमें इसको बताने के पीछे रीजन ये था कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से कोई भी भुजाओं का, तीन भुजाओं का सीक्वेंस दे दे, तो उसमें आपको ये देखना है, अगर सबसे पहले बड़ी भुजा को चुन के साइड में रख लो, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग कर लो, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के इस प्रकार से बराबर आ जाए, तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि वो राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और इसी प्रकार यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये ओपन माउथ इधर है तो बड़ा है, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या आ जाए बड़ा आ जाए, तो वहां पर कौन सा होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। तीसरी कंडीशन है अपने पास जिसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो छोटा, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आ गया, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा आ गया। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से, तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो बड़ा हो, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो वहां पर न्यून कोण त्रिभुज है, और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, तो वहां पर अधिक कोण त्रिभुज है। अब दोस्तों त्रिभुजों में क्या होते हैं, कई प्रकार के केंद्र होते हैं, त्रिभुजों में कई प्रकार के केंद्र हैं, जिनमें जो मुख्य केंद्र है उनकी परिचर्चा अपन यहाँ करेंगे। तो त्रिभुज में देखें तो पढ़ेंगे अपन टॉपिक त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र।
त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन त्रिभुज के जो मुख्य केंद्र है उनमें सबसे पहले जो आता है उसकी अपन चर्चा करते हैं अंतः केंद्र की। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसकी? अंतः केंद्र की। इसको अपन दोस्तों इनसेंट्री भी कहते हैं। अंतः केंद्र का जो दूसरा नाम है वो है इनसेंटर। इसको अपन इनसेंटर भी कहते हैं, अंतः केंद्र। तो देखिए अंतः केंद्र बनता कैसे? तो देखो ध्यान से, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी। अगर ये एबीसी एक ट्राइंगल है तो इसके 3 इंटीरियर एंगल है, 3 अंतःकोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अपने को क्या करना है? इसके कोणों का समद्विभाजन करना है, कोणों का बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजन करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये त्रिभुज अपने पास एबीसी और हमें इसके कोणों को क्या करना है? समद्विभाजन करना है। तो मान लीजिए ये ए कोण है, इसका मैंने समद्विभाजन किया तो ये आ गया। ये बी कोण है, इसका समद्विभाजन किया तो ये आ गया। ये सी कोण है, इसका समद्विभाजन किया तो ये आ गया। और तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिले वहां पे मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल आई। इस आई को अपन क्या बोलते हैं? इन सेंटर, अंतः केंद्र। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से एक सर्किल खींचूं, यहां से एक सर्किल खींचूं जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से क्या करे? स्पर्श करे। यहां से मैं एक सर्किल खींचूं जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से क्या करे? स्पर्श करे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने ये एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये मैंने इस प्रकार से एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब यहां से देखो, यहां से यदि मैं बात करूं इसको चलो नाम दे देते हैं आई एम। ये आई एम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, आई एम इस वृत्त की त्रिज्या है। ये तो वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। और ये क्या हो गई? त्रिज्या। अब देखो, पढ़ेंगे अपन आगे, जब भी जो भी नए टॉपिक में आएगा तब पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत बता देता हूं। यदि किसी वृत्त को कोई स्पर्श रेखा टच करती है, स्पर्श रेखा का मतलब अगर किसी वृत्त को कोई रेखा एक बिंदु पे टच करे, स्पर्श करे, किसी वृत्त को कोई रेखा एक बिंदु पे टच करे, स्पर्श करे, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा और केंद्र से ये परिधि के बिंदु को, किसी भी बिंदु को मिलाने वाली की रेखा क्या होती है? त्रिज्या। तो ये तो हो गई त्रिज्या, ये हो गई स्पर्श रेखा। तो ये नियम होता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब है। यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ भी ये क्या होगा? 90 डिग्री। अगर इसको यहाँ देखें तो यहाँ भी ये क्या होगा? 90 डिग्री। और यहाँ भी ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो अब देखिए, एक तरह से अपन देखें तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और एक वृत्त की समस्त त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। और वैसे देखें अपन तो ये क्या था? ये एक तरह से देखें तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरियां हैं, आई एम हो गई, आई एन हो गई और ये आई एल हो गई। आई एल दूरी त्रिभुज की एसी भुजा से दूरी, आई एम दूरी त्रिभुज की बीसी भुजा से दूरी, आई एन दूरी त्रिभुज की एबी भुजा से दूरी। यानी ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर उपस्थित हो। ध्यान दीजिए, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। और वैसे ये तीनों ही त्रिज्याएं क्या हैं? तीनों ही त्रिज्याएं इस वृत्त के केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की दूरी को दर्शाती है। भाई यहां से बीसी भुजा की दूरी आई एम, एबी भुजा की दूरी आई एन और एसी भुजा की दूरी आई एल। तो तीनों भुजाओं की दूरी को दर्शाती है। तो अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये जो केंद्र है, जो वृत्त का है, और अब ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर ये वृत्त बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे अंतः केंद्र। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो अंतः केंद्र क्या होगा? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर
स्थित बिंदु, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी? इसके बाद में बात आती है परिकेंद्र की, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं सर्क्यूल सेंटर। बात करते हैं किसकी? परिकेंद्र की। तो देखिए परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र भी क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अपना कोई त्रिभुज है। अब की बार अपन क्या करेंगे? अंतः केंद्र के लिए हमने क्या किया? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का समद्विभाजन किया। यहां पर अपन क्या करेंगे? ये मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, तो यहां अपन त्रिभुज की भुजाओं का क्या करेंगे? समद्विभाजन करेंगे। त्रिभुज की भुजाओं का बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर प्रकार को रख के इसके आधे से ज्यादा खोल करके एक चाप इधर, एक चाप इधर, एक चाप यहां से, फिर एक चाप नीचे की ओर। तो अपने को तो केवल परिभाषा से मतलब है, कोई रचना नहीं करवाएगा। तो ये मैंने बीसी भुजा का समद्विभाजन कर दिया। ये मैंने बीसी भुजा का समद्विभाजन कर दिया। फिर मैंने एबी भुजा का समद्विभाजन किया। तो ये लीजिए मैंने इस प्रकार से ये एबी भुजा का भी समद्विभाजन कर दिया। अब एसी भुजा, तो ये लीजिए इस प्रकार से मैंने एसी भुजा का समद्विभाजन भी कर दिया। तो ये मैंने तीनों भुजाओं का समद्विभाजन कर दिया। ठीक है। अब तीनों भुजाओं का जहां पे मैंने समद्विभाजन किया वहां पर आप नाम ले दीजिए, कुछ भी नाम ले दीजिए, जैसे मैंने ओ कह दिया। ठीक है। तो अब देखिए ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु है, संगामी बिंदु है, यानी जहां पर ये तीनों समद्विभाजक मिल रहे हैं। तो देखिए संगामी रेखाओं बताया ना मैंने कि तीनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती है उसे संगामी बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं के समद्विभाजक जहां मिल रहे हैं, यानी ये जो संगामी बिंदु है, समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, इसी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसको अगर देखें अपन तो ध्यान से देखिएगा कि ये त्रिभुज का यहाँ पर क्या हुआ है? बाइसेक्ट हुआ है। किसका? भुजा का। ये भुजा का मैंने समद्विभाजन कर दिया। तो भुजा का समद्विभाजन किया तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो गया? बराबर। अब देखो ये हिस्सा बराबर है। तो यहां से देखें अपन तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की ये दूरी, ये भी क्या होगी? बराबर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की तरह हो गया। ये भाई इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ये दूरियां क्या हो गई? बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है? बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आगे देखिए, यानी दोनों शीर्षों से ये बिंदु क्या हो गया? बराबर दूरी पर। भाई ये बराबर है, तो ये बिंदु जो कि जिसको अपन परिकेंद्र कह रहे हैं, ये त्रिभुज के दोनों शीर्षों से, ये थोड़ा सा इसको इस प्रकार से देखो, ये त्रिभुज के दोनों शीर्षों से ये बिंदु क्या है? बराबर दूरी पर। अब देखो इधर देख लो, तो यहां भी वही स्थिति है कि इसका समद्विभाजन हुआ है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है? बराबर है। ये दोनों हिस्से बराबर है। तो इस बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या है? बराबर दूरी पर है। इसका मतलब यहां भी क्या है? बराबर दूरी पर है। इसी प्रकार एसी का समद्विभाजन हुआ तो यहां से ये समद्विभाजन हुआ तो ये हिस्सा बराबर है। तो इस बिंदु से ये भी ओ बिंदु है, ये जो परिकेंद्र मान रहे हैं, ये बिंदु सी से और ए से भी क्या है? समान दूरी पर है। ये बिंदु बी से और ए से भी समान दूरी पर है। ये बिंदु बी और सी से भी समान दूरी पर है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि परिकेंद्र क्या है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो परिकेंद्र को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। इस प्रकार से ये अपना त्रिभुज का परिकेंद्र हुआ। अब बात करते हैं अपन त्रिभुज के अगले केंद्र की, जिसका नाम है केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलेंगे सेंट्रॉइड। अब बात करते हैं अपन त्रिभुज के केंद्रक की, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रॉइड। तो देखिए ये क्या होता है?
बात करते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक ये अपना तीसरा है, अंतकेंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, त्रिभुज का केंद्रक। ये क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए ये अपना कोई त्रिभुज है एबीसी, मान लीजिए ये अपना कोई त्रिभुज है एबीसी। अब इसमें देखिए बात करते हैं अपन माध्यिका की। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो देखिए ये त्रिभुज का ए शीर्ष, इसके सामने भुजा बीसी, तो बीसी का मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, तो ए को अपन डी से मिला दें। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के ए के सामने को त्रिभुज का शीर्ष से सामने भुजा बीसी, मध्य बिंदु डी, तो ए को डी से मिलाने वाला ये एडी रेखाखंड क्या है? माध्यिका। त्रिभुज का शीर्ष है बी, तो बी के सामने भुजा एसी, एसी का मध्य बिंदु मान लो ई, तो बी को ई से मिलाएंगे तो ये बी क्या है? माध्यिका। इसी प्रकार सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी, ए बी का मध्य बिंदु ले लेते हैं एफ, तो सी को यदि अपन एफ से मिलाएंगे, सी को यदि अपन एफ से मिलाएंगे तो सी एफ भी क्या है? माध्यिका। मान लीजिए ये तीनों कहां पर करते हैं? जी पर मिलते हैं। तीनों ही माध्यिकाएं कहां मिलती है? बिंदु जी पर, जो त्रिभुज के अंदर है। इस बिंदु जी को ही अपन त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। अर्थात केंद्र क्या होगा? केंद्र को होगा माध्यिकाओं, क्या लिखेंगे? त्रिभुज की माध्यिकाओं, त्रिभुज की माध्यिकाओं, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, संगामी यानी तीनों जहां पर मिले, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, जिसको अपन सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक। अब इस केंद्र की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्या? ये इसी में देखेंगे अपन केंद्र की क्या विशेषता होती है। केंद्र की प्रत्येक माध्यिका को, केंद्र की प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। केंद्र की प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी स्थिति यह है कि शीर्ष से देखेंगे अपन, एजी सा देखो बड़ा है और इसी माध्यिका पूरी एडी है, तो एजी और दूसरा हिस्सा है जीडी, तो एजी की तुलना में जीडी जस्ट एजी का क्या है? आधा है। यानी शीर्ष से जो हिस्सा केंद्र तक आ रहा है वो तो डबल प्रतीत होता है, और इस केंद्रक से भुजा के मध्य बिंदु तक जो हिस्सा जा रहा है वो क्या होता है? इसका हाफ प्रतीत होता है, आधा प्रतीत होता है। जैसे यहां देख लो, बीजी बड़ा और जी इसका आधा, और सीजी बड़ा और जीएफ इसका आधा। यानी कंडीशन ये है कि एजी अनुपात जीडी, एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। दूसरा बी माध्यिका से बीजी अनुपात जीई बराबर 2:1। तीसरा सीजी अनुपात जीएफ बराबर 2:1। ये इस प्रकार से तीनों माध्यिकाएं सीजीएफ ये हो गया। तो केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को इस प्रकार से 2:1 में विभाजित करता है। तो दोस्तों इस पर आगे इसमें अपने कौन कौन से हैं? एक लंब केंद्र है जिसमें त्रिभुज के तीनों लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं, लंब केंद्र भी है, तो उसकी चर्चा करेंगे। और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस है, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। और हाँ, ये अपनी मैथ की त्रिभुज की पहली क्लास है, तो आगे भी इस प्रकार ऐसे ही कंटिन्यू आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। हाँ, एक विशेष रिक्वेस्ट है, राइट साइड में जो रेड कलर का बटन है उसको प्लीज वीडियो देखिए, फिर कीजिए, सब कुछ कीजिए, फ्री क्लासेज हैं, फुल एंजॉय कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी समस्या हो, डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।
मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.